brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है तब से लगातार कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं हो रही हैं और बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। अपने आप पहलगाम में हुआ जो आतंकी हमला है वो बहुत ही दर्दनाक, दुखद, अफसोसनाक था और इससे बड़ी घटना शायद हो भी नहीं सकती। इसका प्रतिकार भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर की सूरत में। बहुत से आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने थोड़ी हेकड़ी दिखाई तो उसे भी भारत ने कायदे से टाइट किया। अब जो नई जानकारी या जो नई खबर सामने आई है पिछले 2 दिनों से वो ये कि भारत की जो एजेंसीज़ है उसने कुछ ऐसे लोगों का पता लगाया है जो हैं तो इंडियन लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज़ के लिए मोहरों की तरह, जासूसों की तरह काम किया करते थे। ये लोग कौन हैं और कैसे इन्हें पुलिस ने पकड़ा, ये एक अलग कहानी है। बहुत सारे लोगों की पहचान अब सामने आ गई है, लेकिन इनके जो काम करने का तौर तरीका है, जो इनकी मोडस ऑपरेंडी है, वो बेसिकली एक है। उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये जो मोहरे थे, ये जो लोग हैं, इन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज़ ने कैसे ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद कैसे उनका इस्तेमाल करते हुए उनसे अपना हित साधते रहे, अपने मतलब की चीज़ें निकलवाते रहे। और ये लोग जो ट्रैप हो चुके थे, ऐसा नहीं है कि वो अनजान हैं या मासूम हैं या उन्हें कुछ पता नहीं है, बल्कि उन्हें शायद पैसों की लालच जो है वो ऐसा उनसे करवाती रही। पूरी मोडस ऑपरेंडी को ध्यान से सुनने समझने के बाद मुझे तो कम से कम ऐसा ही लगा। आज मैं आपको वो पूरी मोडस ऑपरेंडी सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। मोडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का तरीका, वो आइडिया है, वो प्रोसेस क्या था जिससे इन लोगों को पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने ट्रैप किया, ट्रैक किया और फिर इनका इस्तेमाल किया। तो आइए आपको सबसे पहले शुरू से बताता हूँ। आपको ये पता है कि पिछले 2 दिनों से ज्योति मल्होत्रा का नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। ट्रैवल विथ जो के नाम से ये एक यूट्यूब चैनल चलाया करती थी, ट्रैवल ब्लॉगर थी और इसे भारतीय एजेंसीज़ ने, खासकर हिसार पुलिस ने इंटेलिजेंस इनपुट के बाद हिसार से ही गिरफ्तार किया, पकड़ा। इसके यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिले जिसमें वो पाकिस्तान का गुणगान करती हुई दिख रही थी और इसके अलावा वो पहलगाम में जो हमला हुआ उससे तकरीबन 4 महीने पहले जनवरी महीने में एक बार पहलगाम भी गई थी। हालांकि सिर्फ ये सारी बातें सार्वजनिक डोमेन पर होना किसी आदमी को पाकिस्तान परस्त या पाकिस्तानी जासूस होने की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन खुफिया एजेंसीज़ को इससे आगे की भी जानकारी थी। पाकिस्तानी उच्चायोग में एक शख्स, एक ऑफिसर पाकिस्तान का काम किया करता था जिसका नाम है दानिश। ये दानिश जो है वो उच्चायोग का ऑफिसर तो था, लेकिन उच्चायोग में काम करने की ओट में या उसकी आड़ में ये भारत के खिलाफ जासूसी किया करता था और करवाया करता था। इसके बारे में जब भारतीय एजेंसीज़ को पता चला तो अभी मई के महीने में, मतलब इसी महीने में, इस आदमी को भारत से निकाल बाहर किया गया। लेकिन इसी के साथ जब छानबीन आगे बढ़ी तो पता चला कि ये आदमी जिन लोगों के टच में था उनमें से कई लोग ऐसे थे जो भारतीय थे और जिनका कायदे से देखा जाए तो पाकिस्तानी दूतावास से, पाकिस्तानी उच्चायोग से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मतलब उनका कोई कनेक्शन ऐसे आमतौर पर बनता नहीं है, लेकिन इन लोगों की वहाँ आमोदरफ्त थी, आना जाना लगा हुआ था, मिलना जुलना था, पार्टीज़ में मौका बेमौका कभी आना जाना, ये सब चल रहा था। तो ये सब क्यों चल रहा था? जब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इन मामलों की जांच की तो कई चौंकाने वाले तथ्य एक एक कर सामने आए और इसी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में, रेदर मैं कहूँगा इसी इंक्वायरी के क्रम में, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ज्योति मल्होत्रा के बारे में जानकारी मिली। पता चला कि ज्योति मल्होत्रा, जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाती है, बल्कि अब तो मैं कहूँगा चलाती थी क्योंकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, वो जो है वो पाकिस्तान का ब्रांडिंग करने में लगी हुई थी। और ये ब्रांडिंग कोई वो खुद से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होकर कर रही थी, ऐसा नहीं था। सुओ मुटो या अपनी तरफ से लिया गया कदम नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के ऑफिसर्स के इशारे पर कर रही थी। हुआ ये कि एक बार जब इसे साल 2023 में पाकिस्तान जाना हुआ तो ये पाकिस्तान दूतावास गई
और वहाँ पर फिर इसकी मुलाकात एक ऑफिसर दानिश से हुई। इसके बाद दानिश के साथ इस लड़की की, ज्योति की, अच्छी खासी दोस्ती हो गई और दानिश ने ही न सिर्फ उसके लिए वीज़ा का इंतज़ाम करवाया, बल्कि जो PIO पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स जो होते हैं उनके साथ जो है इसको कांटेक्ट भी करवाया। ये लड़की कम से कम 3 पाकिस्तानी जासूसों से पाकिस्तान में जाकर मिली और उनके छद्म नाम से उनके नंबर भी इसने अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लिए। जब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इसके बारे में पता चला तो फिर हिसार पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद हिसार पुलिस ने ज्योति को पकड़ा। लेकिन इसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ज्योति अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ कई लोग, जैसे एक नौजवान लड़का है देवेंद्र सिंह ढिल्लो, पलक शेर मसीह एक आदमी है, सूरज मसीह एक है, इसके अलावा जाफ़र हुसैन, मोहम्मद अरमान, इस तरह के और भी मतलब 4-5 लोगों को अलग अलग एजेंसी के बताने पर अलग अलग पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये सारे लोग किसी न किसी रूप में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी जो सीक्रेट एजेंट्स हैं उनके लिए काम किया करते थे। रही बात मोडस ऑपरेंडी की, तो आइए आपको शुरुआत से बताते हैं कि ये काम आखिर होता कैसे था। सबसे पहले कोई भी आदमी जब वीज़ा पाकिस्तान का लेने के लिए पाकिस्तान के दूतावास में जाता था तो वहाँ जो पाकिस्तान के सीक्रेट एजेंट्स हैं, जो उच्चायोग के कर्मचारी की तरह वहाँ रहते हैं लेकिन असल में वो काम करते हैं ISI और वहाँ के दूसरे एजेंसीज़ के लिए, वो लोग ऐसे लोगों को स्कैन करते थे, देखते थे और ये समझने की कोशिश करते थे कि इस आदमी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अब जब कोई वीज़ा लेने गया है तो जाहिर सी बात है वो याचक की भूमिका में है, कुछ लेने कुछ मांगने गया है, तो उनके इस कमज़ोरी का ये जो ISI के एजेंट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो फ़ायदा उठाते थे। वो उनको कहते थे ठीक है आपको हम वीज़ा देंगे लेकिन बदले में आपको हमारे लिए छोटे मोटे काम करने होंगे। तो शुरुआत इसी तरह के छोटे मोटे कामों से होती थी। ज्योति मल्होत्रा की कहानी को एक बार कुछ देर के लिए आप किनारे रखिए और नूह का एक नौजवान जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है तारीफ, उस तारीफ की कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि ये सब कुछ चल कैसे रहा था। तो तारीफ सबसे पहले 2018 में पाकिस्तान उच्चायोग गया, हाई कमीशन, और वहाँ जाकर इसने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। जब इसकी बारी आई तो इसे वहाँ काउंटर नंबर 1 पर बुलाया गया। काउंटर नंबर 1 पर उसे आसिफ बलोच नाम का एक पाकिस्तानी ऑफिसर मिला और जिसने उसका इंटरव्यू भी लिया। इंटरव्यू लेने के बाद उससे कहा कि ठीक है तुम्हें हम वीज़ा तो दे देंगे लेकिन तुम अपना नंबर हमें लिखा कर चले जाओ, अभी तुरंत हाथों हाथ नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हें फिर फ़ोन करेंगे। अब ये जो शख्स था, ये जो लड़का है तारीफ, जो मेवात का रहने वाला है, नूह का, वो वापस चला आया। कुछ दिनों तक उसने इंतज़ार किया और उसके बाद उसके मोबाइल पर वाकई पाकिस्तानी उच्चायोग से फ़ोन आया और फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि आसिफ था। आसिफ ने उसे बुलाया और कहा कि देखो हम तुम्हें वीज़ा तो दे देंगे लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। तो चूंकि ये वीज़ा का तलबगार था, इसने कहा कि हाँ साहब बताओ क्या करना है। तो इसने कहा तुम एक काम करना, मेरे लिए बस 2 सिम कार्ड खरीद के ले आना। तारीफ को ये काम बहुत छोटा सा लगा, उसे लगा कि अरे 2 सिम कार्ड ही तो लेने हैं, ले जाकर दे दूंगा, कितने पैसे लगते हैं। तो उसने 2 सिम कार्ड खरीदे और ख़रीद कर वो फिर बताई हुई तारीख पर पाकिस्तान उच्चायोग पहुंच गया, हाई कमीशन, और वहाँ पर आसिफ बलोच से मिला जो कि पाकिस्तानी ऑफिसर है। और उसके बाद उसने वो दोनों सिम कार्ड उसको दे दिए आसिफ को। बदले में आसिफ जो है उसने अपना वादा निभाया और हाथों हाथ इसको, ये तारीफ को, उसने वीज़ा दे दिया पाकिस्तान का और वीज़ा उसको दिया गया 10 दिनों का। फिर ये 10 दिन के लिए पाकिस्तान गया, वहाँ घुमा फिरा रहा और फिर वहाँ से वापस लौट कर आया। कायदे से सारी बातचीतें ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी। ऐसे तो सिम कार्ड भी लेना नहीं बनता था, लेकिन चलो सिम कार्ड ले लिया, ये भी बात समझ में आ गई। इसके बाद वो पाकिस्तान से घूम कर आ गया। यहाँ पर भी पूरा जो चैप्टर है वो क्लोज़ हो सकता था, बंद हो सकता था, लेकिन ये चैप्टर क्लोज़ नहीं हुआ। चूँकि तारीफ का नंबर आसिफ के पास ऑलरेडी था, पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी के पास, उसने फिर तारीफ को कुछ दिनों के बाद फ़ोन किया और फ़ोन करके उसको एक प्रपोज़ल दिया, उसको एक आइडिया दिया। आइडिया देकर उसने ये कहा कि देखो ऐसा है, अब तुम पाकिस्तान घूम कर आ गए, हमने तुम्हें वीज़ा दे दिया, अब तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, एक ऐसा काम जिसमें तुम्हारे भी पैसे बनेंगे और मेरे भी बनेंगे। तो इसने पूछा साहब बताओ क्या करना है। तो इसने कहा कि देखो तुमको जो भी अपने आसपास ऐसे लोग मिलते हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए जिनको वीज़ा चाहिए होती है, तुम उन सारे लोगों के एप्लीकेशंस जो है लेकर अपने पास रख लेना और
सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तुम संभाल लेना, क्योंकि तुम्हें पता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। हमने तुमको अभी वीज़ा दिया था डॉक्यूमेंट्स लेकर, और उसके बाद तुम उनसे हर एक आदमी से 8 से 10 हज़ार रुपये वसूलना, और आधे पैसे तुम मुझे दे देना, आधे तुम खुद रख लेना, और इस तरह से हम दोनों पैसे कमाया करेंगे। आसिफ बलोच ने जब ये प्रपोज़ल दिया तो तारीफ़ को इसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगा। उसे लगा ठीक है, ये तो बड़ा मामूली सा काम है, मतलब एक तरह से मैं वीज़ा एजेंट के तौर पर काम करूंगा, और उसे बड़ा सेंस ऑफ प्राइड भी हुआ कि मैं इसका मतलब लोगों को पाकिस्तान का वीज़ा दिला सकता हूं बड़ी आसानी से। तो खैर उसे लगा कि चलो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आसिफ ने ये मौका दिया है। और उसके बाद वो नूह में अपने आसपास के इलाकों में लोगों से बातें करने लगा, और इस तरह से उसने तकरीबन 10-12 लोगों का वीज़ा इसी आसिफ बलोच के ज़रिए पाकिस्तान के हाई कमीशन से पास करवाया। और बदले में कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि मुझे वीज़ा चाहिए, मैं फिर से पाकिस्तान जाऊंगा, तो उसे फिर से वीज़ा मिल गया, वो फिर पाकिस्तान घूमकर चला आया। इस तरह से वो आधे आधे पैसे जो है वो बंदरबांट किया करता था। इसके मुंह में खून लग चुका था, इसे लगता था कि यार ये तो बढ़िया काम है, वीज़ा दिलाओ, पैसे कमाओ, ज़्यादा कोई मेहनत वाली बात है नहीं। और एक बार हमने सिम कार्ड दिया था, वो भी बात काफ़ी पुरानी हो गई, कई महीने बल्कि कुछ साल गुजर गए। अब 2018 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, अब 2021 आ गया। 2021 में इसे आसिफ ने एक बार ये कहा कि तुम जो है इस तरह से वीज़ा वाला काम तो कर रहे हो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार तुम मेरे पास यहाँ पर हाई कमीशन में मिलने के लिए आओ। तो ये फिर हाई कमीशन में आसिफ के बुलाने पर मिलने के लिए गया, और जब मिलने गया तो उसे ये कहा गया कि देखो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन जब मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो तुम जो है हमारे बताए हुए इस दूसरे ऑफिसर से तुम मिलना जो मेरी जगह पर काम करेंगे। तारीफ़ को लगा कि अच्छा ठीक है, ये तो इतना अच्छा आदमी है कि ये खुद तो जा रहा है लेकिन मेरे रास्ते बंद नहीं कर रहा है, मैं आगे भी कमाई कर पाऊँगा, तो ये तो बहुत अच्छा मौका है। तो उसके बाद जो आसिफ है उसने तारीफ़ को जाफ़र से मिलवाया। जाफ़र जो है पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाला एक दूसरा ऑफिसर था, जो बेसिकली उच्चायोग का कर्मचारी बनकर था वहाँ ज़रूर, लेकिन ये लोग जासूसी करवा रहे थे, यानी ये लोग वहाँ के सीक्रेट एजेंसी से भी जुड़े हुए थे। तारीफ़ ने पुलिस की पूछताछ में जो बातें कही है, जो बातें बताई है, ये पूरी कहानी मैं आपको उसके हवाले से सुना रहा हूँ। तो तारीफ़ को अब जाफ़र से उन्होंने मिलवा दिया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि ये जो आसिफ है वो रडार से बाहर चला गया। वाकई उसका या तो ट्रांसफ़र हो गया या फिर पाकिस्तानी एजेंसीज़ ने उसको वहाँ से हटा लिया, उसका मिशन पूरा हो चुका था। अब जाफ़र नाम से एक नया आदमी उस कुर्सी पर बैठा हुआ था जो लोगों को वीज़ा बांटता था, और उसके साथ ऑलरेडी तारीफ़ की मुलाकात थी, जान पहचान थी। कुछ दिनों के बाद जाफ़र का तारीफ़ के पास फ़ोन आया, और जाफ़र ने भी ठीक उसी तरह से उससे कहा कि देखो तारीफ़, आगे भी हम काम करते रहेंगे और तुम वीज़ा दिलाते रहना, तुम्हारे भी पैसे बनेंगे, बल्कि अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि 8,000 रुपये नहीं, कम से कम 15 से 16,000 रुपये लिया करो, कुछ पैसे तुम्हारे भी ज़्यादा बनेंगे, मेरे भी बनेंगे, हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे और मैं तुम्हें वीज़ा दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो तारीफ़ को लगा कि ये तो और अच्छी बात है, और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसके बाद जाफ़र नाम के उस पाकिस्तानी ऑफिसर ने इससे कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए बस 2 सिम कार्ड लेकर चले आओ। तारीफ़ को लगा कि ठीक है, अब तो कई साल हो गए, अब सिम कार्ड मांग रहा है, ले जाकर एक बार दे देते हैं। फिर से वो 2 सिम कार्ड लेकर गया, और इस बार जब जाफ़र इनको जब भी फ़ोन करता तो उन्हीं सिम कार्ड वाले नंबरों से इसको फ़ोन किया करता था तारीफ़ को। इस तरह से तारीफ़ और जाफ़र की बातचीत होने लगी, और तारीफ़ जो है फिर से बहुत सारे लोगों का वीज़ा उस जाफ़र के ज़रिए पाकिस्तान का वीज़ा लगवाने में कामयाब रहा। बदले में वो ठीक ठाक कमाई भी कर लेता था। तो एक तरह से जाने अनजाने वो पाकिस्तानी एजेंसीज़ के हाथों में खेल रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सिम कार्ड का क्या चक्कर है। तो सिम कार्ड का चक्कर आप सारे लोग आसानी से समझ सकते हैं। सिम कार्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्यूमेंट तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिवाइस है, और उस सिम कार्ड में एक आइडेंटिटी होती है, कौन सा आदमी कहाँ पर है, किस नंबर से बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। लेकिन अगर सिम कार्ड किसी और के नाम से खरीद लिया जाए, और ख़ासकर इंडियन नेम से प्रोक्योर किया जाए, ख़रीदा जाए, और उसका इस्तेमाल अगर कोई पाकिस्तानी जासूस कर रहा हो, पाकिस्तानी एजेंसी का ऑफिसर कर रहा हो, तो आप समझिए कि उस ऑफिसर को डिटेक्ट कर पाना भारतीय एजेंसियों के लिए कितना मुश्किल होगा। तो तारीफ़ जैसे बहुत सारे लोगों को ये एक नॉर्मल सी बात लगती होगी कि एक 2 सिम कार्ड ले जाकर दे दिया, लेकिन उस सिम कार्ड की आड़ में सामने वाला आदमी किस तरह से तुम्हारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है और तुम्हारे लिए खाई खोद रहा है, इस बात से तुम बेखबर हो।
हो सकता है कि तारीफ को इस बात की खबर भी हो, लेकिन पैसे की लालच जो है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। तो वो सिम कार्ड जो है वो मुहैया कराता रहा, देता रहा, और इस तरह से उसने जो पुलिस को बयान दिया है उसके मुताबिक उसने तकरीबन 4 सिम कार्ड पाकिस्तानी उच्चायोग के छुपे हुए जासूसों को मुहैया करवाए थे, जिनका इस्तेमाल वो लोग कर रहे थे। और देखा जाए तो इन्हीं सिम कार्ड की बदौलत वो भारतीय एजेंसीज़ को काफ़ी हद तक गुमराह करने में और धोखा देने में भी कामयाब रहे। इसके बाद असली कहानी शुरू हुई। अब तक तो मामला सिम कार्ड और वीज़ा बनवाने तक चल रहा था। एक दिन जाफ़र ने इसको फ़ोन किया तारीफ को और बोला कि तुम एक बार आ सकते हो? तो उसने कहा हाँ साहब चले आएंगे। बोला कि एक बहुत ज़रूरी काम है और अगर इस काम को तुम कर पाए तो तुमको अब लाखों रुपए मिलेंगे, ये कुछ हज़ार रुपए से वीज़ा बनवाने के चक्कर से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसको लगा कि ये तो बहुत बढ़िया डील है, अब तो कमाई और ज़्यादा होने वाली है। तारीफ फ़ौरन पहुंचा वहाँ पाकिस्तानी उच्चायोग, और वहाँ पर जाफ़र ने तारीफ से कथित तौर पर यह कहा कि तुम्हें हमारे लिए कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस, कुछ तस्वीरें, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी होंगी। तारीफ ने कहा कि साहब मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, मैं तो गांव में ही रहता हूँ और वहाँ छोटा मोटा क्लिनिक चलाता हूँ। तो उसके कहा नहीं तुम्हें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक बार सिरसा चले जाओ। सिरसा में जो इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है वहाँ पर जाके वहाँ की कुछ तस्वीरें, वहाँ के वीडियोज़, वहाँ के जो बोर्ड्स है, जो रास्ते हैं, वो सारी चीज़ें तुम क्लिक करो, फोटोग्राफ्स वगैरह, और वो सब मेरे लिए लेकर आओ। अगर तुम सही सही चीज़ें, जो डिज़ायर्ड चीज़ें मैं मांग रहा हूँ, अगर वो चीज़ें तुम लाकर हमें दे दोगे तो तुम्हें 1.5 से 2 लाख रुपए भी मैं आसानी से दे दूँगा। अब ये बात जो है, ये भी बात तारीफ को बहुत जची और उसे लगा कि ये काम जो है अच्छा है। हालांकि पुलिस की पूछताछ में उसने ये बताया है कि शुरू में तो उसने उसके कहे मुताबिक सिरसा जाने की बात पर हामी भर दी थी, लेकिन वो सिरसा जाना नहीं चाहता था। अब एजेंसीज इस मामले की पड़ताल कर रही है कि सिरसा या फिर ऐसे ही दूसरे एयरफोर्स स्टेशन या भारत के संवेदनशील और जगहों की उसने दूरियां नापी थी या नहीं, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स या फोटोग्राफ्स कलेक्ट किए थे या नहीं, ये सब अभी एजेंसीज पता लगाने में जुटी है। लेकिन मोटे तौर पर आप ये समझिए कि ये जो पाकिस्तानी उच्चायोग में बैठे हुए पाकिस्तानी जासूस हैं, वो वीज़ा के नाम पर ही लोगों को ट्रैप कर रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा भी पहली बार पाकिस्तानी उच्चायोग जब गई थी तो वीज़ा के लिए गई थी, और वहीं उससे एक ऑफिसर ने दोस्ती गांठ ली, और ऐसी दोस्ती गांठी कि उसे न सिर्फ पाकिस्तान भेजा बल्कि पाकिस्तान में सीक्रेट सर्विस एजेंसी के लोग जो है उसके स्वागत के लिए आए और उसको बहुत स्पेशल फील कराया। फिर वो लड़की इन्हीं ऑफिसर्स के साथ बाली और इंडोनेशिया घूम कर आ गई। तो बदले में बहुत सारी ल्यूक्रेटिव चीज़ें, यानी ललचाने वाली चीज़ें जो है, वो चाहे कोई यूट्यूब ब्लॉगर हो, कोई आम आदमी हो जो वीज़ा लेने जा रहा हो, या फिर कोई स्टूडेंट हो, हर किसी को ये लोग दिया करते थे और फिर उनका एक मोहरे की तरह, एक पपेट की तरह इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरह से देवेंद्र पाल सिंह ढिल्लों और पलक शेर मसीह और बाकी लोगों को भी इन पाकिस्तानी जासूसों ने और पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने ट्रैप किया था। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाई भलमनसाहत में, शराफत में लुट गए, पता नहीं चला, लेकिन इस बात पर आज के ज़माने में कौन यकीन करेगा। आप जानते हैं कि कोई भी आदमी जब किसी से कोई सीक्रेट बात करने की कोशिश करता है तो फ़ौरन व्हाट्सएप से कॉल लगाता है, और जो नॉर्मल कॉल होता है उसे वो डिस्कनेक्ट कर देता है, काट देता है। तो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि व्हाट्सएप में ये लिखा हुआ आता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, यानी आप दो लोगों के बीच में जो बातचीत और चैट हो रही है वो तीसरा कोई भी सुन नहीं सकता, कोई भी जान नहीं सकता। तो लोगों को लगता है कि व्हाट्सएप जो है बहुत सिक्योर है। ठीक इसी तरह से लोग टेलीग्राम पर कम्युनिकेट किया करते हैं, स्नैपचैट पर कम्युनिकेट किया करते हैं। अगर सीधी सपाट ऐसी बातचीत हो जो दो इंसानों के बीच में खुले तौर पर होती है तो फिर नॉर्मल फ़ोन कॉल ही काफ़ी है। लेकिन ये सारे लोग, जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, तकरीबन ये सारे के सारे लोग स्नैपचैट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इस तरह के ऐप से एनक्रिप्टेड तरीके से, यानी छुपे हुए तरीके से पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ बात करते थे, खुफिया इन्फॉर्मेशन और इनपुट शेयर किया करते थे। और ये सारी मोडस ऑपरेंडी जो है वो पाकिस्तानी दूतावास से चल रही थी। सब कुछ उसी वीज़ा से शुरू होता था और ख़त्म होता था मोहरे की तरह इस्तेमाल करने और संवेदनशील भारतीय जानकारियाँ जुटाने के रूप में। अब पुलिस ने इस रैकेट का खुलासा किया है और जैसा कि मैंने आपको बताया, कम से कम 5 से 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। सारे के सारे भारतीय हैं, और जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं जो इस तरह के हरकतों में लिप्त थे, उनमें से कुछ को तो भारत से निकाल बाहर किया गया है और कुछ लोग अंडर स्कैनर हैं। तो बड़े लेवल पर इस मामले का इन्वेस्टिगेशन जारी है और अभी ये इन्वेस्टिगेशन बहुत शुरुआती दौर में है। आने वाले दिनों में इस मामले का ऊँट किस करवट बैठेगा, कितने लोग वाकई दोषी पाए जाएंगे, सबूत कितने के खिलाफ मिलेंगे, कितने के खिलाफ नहीं मिलेंगे, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है
कहते हैं ना, इंग्लिश में एक वर्ड है प्राइमा फेसाई, शुरुआती तौर पर जो चीज़ें दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं, वो ये पता देती हैं कि इस जासूसी रैकेट की जड़ें बहुत गहरी हैं और बहुत शातिराना तरीके से पाकिस्तान उच्चायोग को एक जासूसी हब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये सारी जानकारी अब तक के पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। आज की पेशकश यहीं तक, लेकिन इस पूरे पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई थी, सुनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से भेल के एक रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर का कत्ल भोपाल में किया गया था और कत्ल करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसी की बीवी थी। क्यों किया वो कत्ल और कैसे उस मामले का खुलासा हुआ। उस ऑफिसर की हत्या करने वाली उसकी बीवी को लगता था कि मेरा पति कत्ल करने के बाद भी 5 घंटे तक वो कभी भी जिंदा हो सकता है, इसलिए वो कत्ल करने के बाद 5 घंटे तक अपने पति के लाश के पास बैठी रही, जिससे इस मामले के खुलासा होने में भी जो है वो सुविधा हुई, क्योंकि जब पोस्टमार्टम हुआ तो मौत के एग्जैक्ट टाइमिंग का भी पता चल गया। तो ये जो कहानी है ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली और कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। वो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। आइए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। ब्रिजेंद्र सिंह जी ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि सर नमस्कार, वेरी वेरी सैड मर्डर स्टोरी ऑफ रिटायर्ड भेल ऑफिसर। आप बहुत ज़्यादा व्यूज़ डिज़र्व करते हो, लेकिन आपके व्यूज़ और थंबनेल की वजह से नहीं आते। अच्छा, क्रिकेट विथ निक के नाम से एक हमारे दर्शक हैं, उनका ये कहना है कि थंबनेल शायद उतना अपीलिंग नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूँगा कि थंबनेल में और अपीलिंग बनाऊँ। असल में मैं क्लिकबेट बहुत ज़्यादा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ और ल्यूक्रेटिव और चौंकाने वाली बातें लिख दूं और अंदर जो है उस तरह का कंटेंट ना हो, तो आप जैसे जो लोग देखते हैं उनके पैमाने पर मुझे खरा उतरना होगा, फिर जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा जब आप लोग सवाल पूछेंगे। अर्शप्रीत संधू ने कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि क्या हो गया, दुनिया में ऐसी हत्या और रेप की घटनाएं आम हो रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे, जगदीश के चांडेगड़ा ने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि सुप्रतिम भाई, आपकी तबीयत कैसी है? मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। अच्छा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा कोई ख़राब नहीं थी, बस आप समझ लीजिए कि थकान ज़्यादा हो गई थी, हरारत जिसे कहते हैं ना, वो ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने एक दिन का ब्रेक ले लिया था। तो इट वाज़ नॉट दैट सीरियस। थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना कंसर्न रखते हैं और इतना प्यार करते हैं कि पूछते रहते हैं। प्रदीप कुमार ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। और एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने लिखा है कि भागचंद कटारिया, इन्होंने लिखा है कि आपकी आदत ज़्यादा बोलने की नहीं जाएगी। ये बात आपने सही कही, मैं हमेशा ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब कैमरे के सामने बैठा हुआ हूँ और कुछ बोलने के लिए ही बैठा हूँ तो फिर वो चीज़ें स्पॉन्टेनियसली निकलती है। मैं कोशिश करूँगा कि और नपे-तुले अंदाज में बातचीत करूँ, आपकी उम्मीदों पर भी खरा उतरूँ। कटारिया साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग। छोटी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा कि मैं अपने चेहरे के सामने से हाथ हटाऊं ताकि जब मैं बोलूं तो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन और लिप मूवमेंट भी नज़र आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विल टेक केयर इन फ्यूचर। होमी राय ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और उन्होंने कहा है कि महिलाएं बहुत ख़तरनाक होती जा रही हैं। रेसिस्ट और सेक्सिस्ट कमेंट है ये। ख़तरनाक औरत मर्द दोनों हैं दोस्त, ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ महिलाएं ही ख़तरनाक होती जा रही हैं। मीनवाइल कुमाऊनीज आर लाफिंग एट द टाइटल, पता नहीं टाइटल में ऐसा क्या था, कुमाऊनी लोग ही बता पाएंगे। उसमें कुछ ऐसी बात लिखी हुई होगी जो कुमाऊँ भाषा में उसका कोई और मतलब निकलता होगा, इसलिए हमारे किसी दर्शक ने ये कमेंट किया है। इकराम आलम ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। डीएस भक्ति से राधे राधे हमारे एक दर्शक ने लिखा है, मेरे ख्याल से अनुज हैं जिन्होंने लिखा है। और रीता छेत्री ने नमस्कार सर लिखा है। लई कब्बास का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि कहानी वो रोज़ सुनते हैं, लेकिन कमेंट उन्होंने फर्स्ट टाइम किया है। बिल्कुल लाइक साहब, इससे पहले मैंने आपका नाम तो नहीं पढ़ा कम से कम, बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये बता रहे हैं अपने बारे में, इन्होंने लिखा है गुड जॉब सर, लाइक अब्बास गुलिस्ता नाज बागपत। तो हो सकता है कि इन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स के भी नाम लिखे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अब्बास साहब। नरेश वर्मा ने भी कमेंट किया है। शादाब खान है, देव कुमार सिविल वर्क के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी किया है। उन्होंने लिखा कि सर वेरी वेरी नाइस वॉइस, मैं आपकी कहानी सुनता हूँ। देवेश कुमार प्रजापति, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हूँ और रहता हूँ अहमदाबाद में। प्रदीप भाम्बू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, वो कमेंट करते रहते हैं। गीतू चौधरी का भी कमेंट है, स्वागत आपका। और इसके अलावा और भी बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया है। तो एक दर्शक हैं पीयूष कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश बलिया से, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी सारे लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन इतने लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आज जो स्टोरी, जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई, उस पर आपकी राय क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।